हेलो दोस्तों। और कैसे आप सभी। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज सीटेट के बारे में हम बात करने वाले हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन चीज़ों को सीख रहे हैं हम कि नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड। देखिए, अगर किसी ऑप्शन में आपको मिले करके सीखने के लिए, किसी ऑप्शन में आपको मिले करके सीखने के लिए, ऐसे ऑप्शन जिसमें लगे कि बच्चे को अपने से खुद से करके सीखना हो, सीखने के लिए, जिसमें बच्चे के लिए जिस ऑप्शन में बच्चे को सीखने के लिए आज़ादी दी जाए, जिसमें बच्चे को करके सीखने पे जोर दिया जाए, जिसमें लगे कि बच्चा खुद से अपने ज्ञान का सृजन कर रहा है, अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है, किसी चीज़ को खोज रहा है, तो वाले ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। मतलब ऐसे ऑप्शन आपको ढूंढने जिसमें बच्चे खुद से सक्रिय होकर किसी चीज़ के बारे में खोज रहे हैं, कोई आंसर या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में क्या कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, खुद करके सीख रहे हैं। तो ऑप्शन क्या होंगे, हमारे से हो जाएंगे। उसी तरह से हमारा हो जाएगा हस्तपरक। हस्तपरक अनुभव। हस्तपरक अनुभव मतलब जब बच्चे सीख रहे हैं, तो जब बच्चे क्या है, करके सीख रहे हैं, तो उस समय वो करके सीखने का सेकंड हमें ये कहते हैं हस्तपरक अनुभव। जब करके सीखेंगे तो हाथों का चलाना और पैर का चलाना, मतलब ऐसे काम जिसमें हाथ और पैर या अपने पांचों ज्ञानेंद्रिय के यूज करके बच्चे जब कोई चीज़ करके सीखते हैं, तो उनके द्वारा करके सीखा हुआ ज्ञान लंबे समय तक के लिए अस्थायी होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि उनके मन मस्तिष्क में उसके द्वारा जो ज्ञान वो सीखते हैं, उनके दिमाग में लंबे समय तक के लिए अस्थायी होता है। और उसी के जरिए फिर क्या है, अपने ज्ञान का सृजन, निर्माण, उत्सर्जन, ठीक है, उसी के आधार पर बहुत सारी चीज़ें वो आगे कल्पना करना, चिंतन करना आदि चीज़ें उसी के आधार पर करके सीखते हैं। अगला है सम्मान करना। आपको देखना होगा कि जिस ऑप्शन में बच्चे का सम्मान किया गया हो, जिस ऑप्शन में बच्चे को प्रोत्साहन किया गया हो, क्या करना, सम्मान करना या प्रोत्साहित करना। जिस ऑप्शन में बच्चे को लगे कि आप बढ़ावा दे रहे हैं, भले ही आपके नज़रिए से देखने पर लगेगा कि वो जो सेंटेंस है गलत है। जैसे मान लो कोई बच्चा घर में है, घर में आटा अगर रखा हुआ है, कोई छोटे बच्चे अगर आटा क्या है गिरा दिए, या गिलास का पानी आप मांगे, कोई बच्चा गिलास का पानी लेके आया, कांच का गिलास है वो टूट गया, तो उसको आपको क्या करना है, डांटना नहीं है। गिलास टूटा आपके लिए तो हानिकारक है, लेकिन बच्चे के लिए क्या है, वो लाभदायक है। वो गिलास टूटा तो बच्चे करके सीखते हैं। तो मतलब ये कहने का सेंस है कि गलतियां करना अधिगम का हिस्सा होता है। तो जब बच्चे गलतियां कर रहे हैं, उनसे गिलास टूट गया, तो इसका मतलब वो सीख रहे हैं। ठीक है, करके क्या है, वो करके सीख रहे हैं। हस्तपरख मतलब अपने हाथों को आप क्या है, अगली बार गिलास का पानी लेके आएंगे तो हाथों को थोड़ा टाइट पकड़ेंगे। तो करके सीखना, हस्तपरख अनुभव दोनों उसी में आ गया। तो बच्चे से जब कोई काम आप करवा रहे हैं, उससे अगर गलती हो गई तो फिर भी क्या है, उसको आपको दंडित नहीं करना है, उसको प्रताड़ित नहीं करना है, ठीक है, उसको हतोत्साहित नहीं करना है, उसको क्या करना है, बल्कि बढ़ावा देना है, उसको प्रोत्साहन देना है। उसे क्या करना है, बढ़ावा देना है, प्रोत्साहन देना है, ठीक है, उसके काम को और या कह सकते हैं शाबाशी देना, जिससे क्या करे, उस कार्य को करने के लिए और तत्पर हो सके, अंदर से वो इच्छुक हो सके। जब वो अंदर से वो तत्पर होगा, जब वो अंदर से इच्छुक होगा, तब उस कार्य को और अच्छे तरीके से भली भांति वो कर सकता है। ठीक है, अगला हमारा है लगाव उत्पन्न करना। क्या करना, लगाव उत्पन्न करना। जिस ऑप्शन में आप लगे कि बच्चे एकदम, जैसे कह सकते हैं, जिस ऑप्शन में लगे लगाव उत्पन्न करना, मतलब हो सकता है कि पर्यावरण से जोड़ के जो भी चीज़ आप सिखा रहे हैं, पर्यावरण से जोड़ के सिखाइए। और बच्चे के रिस्पेक्ट में जो चीज़ आप सिखा रहे हैं, उसके दैनिक जीवन या उसके वास्तविक जीवन में उसका क्या लाभ है, उसके बारे में बताना। तो लगाव उत्पन्न करना मतलब ऑप्शन आपका वही सही होगा जिसमें लगे कि बच्चे क्या है, एकदम सक्रिय होकर और हाथों से करके सीख रहे हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो ऑप्शन हमारे क्या होंगे, सही होंगे। तो लगाव उत्पन्न करने का सेंस ये है कि आपको बच्चे को क्या करना है, बच्चे को पर्यावरण से जोड़ के रखना है। जैसे आप पर्यावरण के प्रति बच्चे को सरोकार मतलब लगाव कैसे उत्पन्न कर सकते हैं कि जल के बारे में आप उसे बताइए, पेड़ पौधे के बारे में बताइए, एक उसे पौधा दे दीजिए लगाने के लिए, और उससे पूछिए कि वो डेली पौधा अपने हाथ से पहले बच्चा लगाएगा, फिर वो डेली देखेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा,
तो मतलब करके सीख रहा है, तो डेली उसको सुबह शाम पानी देना, उसको धूप दिखाना, तो एक तरीके से बच्चे के अंदर क्या होता है, उसके प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है। तो मतलब बच्चे को जो भी कुछ सिखा रहे हैं उसके प्रति उसका लगाव होना चाहिए, और उसके दैनिक जीवन में उसका क्या उपयोग है इसके बारे में आप बताते चलिए, तब बच्चे क्या होंगे, बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे। अब अगला हमारा है जिज्ञासा उत्पन्न करना। जिस ऑप्शन में लगे कि बच्चे को करके सीखने के लिए, मतलब खोजने के लिए, जिस ऑप्शन में लगे कि जिज्ञासा मतलब होता है जानने की इच्छा। क्या होता है, जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। जिस ऑप्शन में लगे कि बच्चे जानने की कोशिश कर रहे हैं या जानने की उनकी इच्छा हो रही है, ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, कोई भी चीज़ आप समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो बच्चे जब उसमें रुचि लेते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और उसे करके सीखते हैं और उसके आगे की चीज़ को जानने की उसके अंदर इच्छा होती है, तो वो ऑप्शन हमारे क्या होंगे, सही होंगे। कोई भी आधी अधूरी स्टोरी बताइए, ठीक है, आप बीच में ले आएगा, उसे क्या करिए, स्टोरी को आप रोक दीजिए। अगर बीच में आप स्टोरी को रोक देंगे तो बच्चे के अंदर क्या आ जाएगी, जिज्ञासा आ जाएगी, जानने की इच्छा आ जाएगी। जब किसी चीज़ को जानने की अगर आपके अंदर से इच्छा होती है कि नहीं ये चीज़ें क्यों, कैसे, किस लिए हो रही हैं, तब आप और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग हैं, अभी मूवी देख रहे हैं, मूवी देखते समय अचानक से क्या हुआ, हमारा डाटा ख़त्म हो गया या अचानक से लाइट चली गई, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आगे की स्टोरी जानने के लिए हम अंदर से क्या होते हैं, तत्पर होते हैं। हमारे अंदर क्या होते हैं, अत्यंत जिज्ञासा होती है कि इसके आगे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। ठीक है, तो जानने के लिए बहुत सारा हम दिमाग लगाते हैं, और जितना लेट होता रहता है हमारे अंदर उतना जिज्ञासा उत्पन्न होती रहती है। और लास्ट में क्या होता है, अगर लाइट नहीं आई, अगर हम मूवी नहीं देख पाएँ, तो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं, मतलब चिंतन करेंगे, फिर उसके आधार पर क्या करेंगे, कल्पना करेंगे कि जैसे इस मूवी में ऐसा हुआ था, तो फला इस मूवी में भी ऐसा हो सकता है, या इस मूवी में भी ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो बच्चे के अंदर क्या करना, जिस ऑप्शन में लगेगा कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न की जा रही है, वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब जिस ऑप्शन में बालक का रिस्पेक्ट किया गया, क्या किया गया हो, सम्मान किया गया हो, जिस ऑप्शन में बालक का सम्मान किया गया हो, ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। बाल केंद्रित शिक्षा का सेंस ये है कि बालक को ध्यान में रखते हुए, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ ये है कि बालक को ध्यान में रखते हुए जो भी शिक्षण सहायक सामग्री कह लीजिए, या पाठ्य पुस्तक कह लीजिए, या अध्यापक कह लीजिए, या वहाँ का वातावरण कह लीजिए, उनके अनुरूप अगर रखा जाए तो ये क्या कहलाता है, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब बालक को रिस्पेक्ट में रख के उसके प्रति किया गया कार्य, उसके भलाई के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए, उसके सम्मान के लिए, ठीक है, जो काम किया जाता है वो क्या कहलाता है, बाल केंद्रित शिक्षा। तो जिस ऑप्शन में बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व होगा वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला हमारा है व्यवहार कुशलता। क्या है, व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता का सेंस ये भैया कि जिस ऑप्शन में आपको लगेगा कि बच्चे के साथ, जिस ऑप्शन में आपको लगे बच्चे के साथ कोई छेड़खानी न किया गया हो, कहीं से प्रताड़ित न किया गया हो, कहीं से परेशान न किया जाए, ठीक है, कहीं से उसे हतोत्साहित न किया जाए, और ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। तो व्यवहार कुशलता मतलब बच्चे को ध्यान में रखना। अगला वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना। जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर जोड़ के बच्चे को पढ़ाइए। जिस ऑप्शन में लगे कि बच्चे के पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। और जो चीज़ें पढ़ा जा रही हैं, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसके दैनिक जीवन में या उसके वास्तविक जीवन में, या तो उससे प्रत्यक्ष रूप से कैसे उसे लाभ हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो जब आपको लगेगा कि नहीं सामने हमको ये काम करने से 10 रुपया मिल रहा है, ये काम करने से मुझे 87 मिल रही है, तब क्या होंगे, आप काम को करने के लिए अंदर से तत्पर होंगे। तो बालक को जो भी चीज़ें आपको पढ़ानी है उसके दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ानी है कि उसके दैनिक जीवन में, उसके रोज़मर्रा की जो डेली की जो लाइफ है उसमें कैसे उसे यूज करे और उससे उसको क्या लाभ होने वाला है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला लोकतंत्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक और जनतंत्रात्मक। तीनों का सेंस सेम ही होता है, तीनों का सेंस सेम ही होता है कि लोकतंत्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक और जनतंत्रात्मक। जिस ऑप्शन में हम कह सकते हैं लोकतंत्रात्मक को बाल केंद्रित शिक्षा भी कह सकते हैं। लोकतंत्रात्मक मतलब होता है लोगों के हित के लिए, प्रजातंत्रात्मक मतलब जो प्रजा के हित के लिए की जाए, जनतंत्रात्मक मतलब भी होता है क्या, लोगों के हित के लिए। तो
ऐसा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है जिसमें लगे कि लोगों की मदद की जा रही है, मतलब सभी को ध्यान में रखते हुए सबका क्या करना है, मदद करना। क्या कहलाएगा, लोकतंत्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक और जनतंत्रात्मक वातावरण। ऐसा वातावरण जहाँ पे क्या किया जाए, बच्चे का रिस्पेक्ट किया जाए, सम्मान, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा को आप इसके अंदर ला सकते हैं। कहने का सेंस यही है, ठीक है। लोकतंत्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक और जनतंत्रात्मक का सेंस ये है कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जन मतलब जो आदमी, जो भी वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके हिसाब से उनकी आवश्यकताओं को, ठीक है, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर, उनकी आवश्यकताओं, उनकी ज़रूरतों, उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी रुचि में को ध्यान में रखते हुए जो व्यवस्था की जाए या जो उनके हित के लिए किया गया कार्य, वो क्या कहलाएगा, लोकतंत्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक और जनतंत्रात्मक वातावरण। तो जहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिलेगा, समझिएगा वो क्या होगा, हमारा सही होगा। तो आपने 10 पॉइंट देखा। आइए और देखते हैं आगे कुछ। आपको भैया इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखना है। ये सारे ऑप्शन आपको जहाँ मिलेंगे वो क्या होंगे, 100% आपके सही होंगे। क्वेश्चन जब हम कराएंगे तो आपको समझ में, या तो आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला देखिए, कह रहे समावेशी कक्षा या शिक्षा। ये आपको समावेशी कक्षा या शिक्षा, या आपको क्या दिख जाए, समावेशी कक्षा या शिक्षा, या आपको दिख जाए समावेशी कक्षा या शिक्षा, या बहुभाषिकता, या बहुसांस्कृतिक। तीनों अगर आपको कहीं देखे ऑप्शन में तो ये तीनों क्या होंगे, हमेशा सही होंगे। बस आप देखिए, समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है। समावेशी शिक्षा हम उसे कहते हैं कि देखो, समावेशी कक्षा होती क्या है, इंडिया की जितनी भी सारी कक्षाएं हैं सब क्या हैं, समावेशी कक्षाएं। इंडिया की जितनी भी कक्षाएं क्या हैं, सब क्या है, समावेशी। कैसे कि यहाँ पे आपने पढ़ा है साइकोलॉजी में व्यक्तिक विभिन्नता। सभी व्यक्तियों के अंदर क्या पाई जाती है, व्यक्तिक विभिन्नता। किसी न किसी आधार पे दो लोगों के बीच में जो अंतर पाया जाए उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिक विभिन्नता। तो जिस ऑप्शन में व्यक्तिक विभिन्नता का सम्मान किया गया हो, जिस ऑप्शन में व्यक्तिक विभिन्नता का सम्मान किया गया हो, वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो व्यक्तिक विभिन्नता वाले जितने भी बच्चे हैं, व्यक्तिक विभिन्नता क्या होती है, व्यक्तिक विभिन्नता हम उसे कहते हैं जाति, धर्म, लिंग, आयु, काम करने के तौर तरीके, परिपक्वता, किसी न किसी एक पक्ष या किसी न किसी एक आधार से दो लोगों में जब पाई जाएगी भिन्नता तो उसे कहेंगे व्यक्तिक विभिन्नता, ठीक है। और व्यक्तिक विभिन्नता वाले जो बच्चे हैं, जब व्यक्तिक विभिन्नता वाले समावेशी कक्षा की बात यहाँ पे की जा रही है, तो समावेशी कक्षा की बात अब की जा रही है, तो आपको अच्छी तरह पता है कि जब समावेशी कक्षा है तो व्यक्तिक विभिन्नता पाई जा रही है। तो जब समावेशी कक्षा है तो कई जाति, धर्म और आयु के अलग अलग बच्चे एक क्लास में आएंगे ना, तो वैसे ही कक्षा को हम क्या कहेंगे, समावेशी कक्षा। और जो उसमें शिक्षा दी जाएगी सबको समान रूप से दी जाएगी, उसे कहेंगे समावेशी शिक्षा। एक जगह बच्चों को बैठा के पढ़ाना समावेशी शिक्षा, एक जगह बैठाना कक्षा हो जाएगा, और उससे वहाँ पे बैठ के पढ़ाना क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। जहाँ पे समावेशी कक्षा या शिक्षा है, चाहे बहुभाषिकता या बहुसांस्कृतिक है, ये क्या है, एक संसाधन के रूप में काम करते। किसके लिए, बच्चे के लिए तो एक संसाधन है, लेकिन अध्यापक के लिए क्या है, चुनौती। क्योंकि वह बहुभाषिकता मतलब एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे आएंगे। बहुभाषिक कक्षा यहाँ पे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बहुभाषिक कक्षा। यहाँ पे बहुभाषिक कक्षा या बहुसांस्कृतिक कक्षा, ठीक है ना, ये भी हम कह सकते हैं यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ पे कि जब एक ही क्लास में कई आयु की मतलब एक ही क्लास में आप कह सकते हैं मंद बुद्धि वाले, तीव्र बुद्धि वाले, कुशाग्र बुद्धि वाले, जब एक ही क्लास में कई तरीके से बच्चे आके जब एक ही क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, तो वहाँ पे तो बच्चे जब एक दूसरे से अंतर क्रिया करते हैं लेवाइगोस्की के अनुसार, तो उनका ज्ञान क्या होता है, बढ़ता जाता है। उनको एक ही जगह पे आके कई भाषाओं का ज्ञान हो जाता है। क्या होता है कि बच्चा एक ही जगह आता है और उसको कई भाषाओं का ज्ञान हो जाता है एक ही जगह रह के। तो जब एक ही जगह आके कई भाषाओं का ज्ञान हो जा रहा है बच्चे का, तो बच्चे को समय कम खर्च करना पड़ रहा है, पैसा भी कम खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए बच्चे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, संसाधन होगा। लेकिन ये अध्यापक के लिए क्या हो जाएगा, चुनौती। अध्यापक के लिए क्या हो जाएगा, चुनौती। अध्यापक के लिए चुनौती इसलिए हो जाएगा क्योंकि भाई साहब उसको जब पढ़ाना है
तो एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान नहीं है तो वह उस क्लास को हैंडल नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो एग्ज़ाम्पल वो ले रहा है किसी एक बच्चे को समझाने के लिए, क्या पता वो दूसरे की पृष्ठभूमि से न जुड़ा हो, तो इसलिए सभी के पृष्ठभूमि से जोड़कर एग्ज़ाम्पल देना चाहिए ताकि बच्चे को आसानीपूर्वक समझ में आ जाए। तो जहाँ पे बहुभाषिकता दिखे, बहुसांस्कृतिक दिखे, वो ऑप्शन आपके सही होंगे। क्यों सही होंगे? आपने जान गया कि बच्चों के लिए संसाधन होता है, लेकिन अध्यापक के लिए क्या होता है? ये चुनौती होता है। अध्यापक को जब बहुभाषिकता वाली कक्षा होगी, बहुसांस्कृतिक वाली कक्षा होगी, तो अध्यापक को जो है एक से अधिक शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, कई और एक से मतलब शिक्षण विधियों का उसको ज्ञान होना चाहिए, और शिक्षण सहायक सामग्री को कैसे कैसे यूज करना है इसका उसको ज्ञान होना चाहिए। तब तो कक्षा को अच्छे तरह से कक्षा को संभाल सकता है, और उसके द्वारा जो बच्चे वहाँ पे सीखेंगे वो क्या है, बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। और जिस ऑप्शन में आपको दिखेगा ये श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री मतलब समझ लिए, शिक्षण सहायक सामग्री एक होती है श्रव्य, एक होता है दृश्य, एक होता है श्रव्य दृश्य। तो जहाँ पे आपको श्रव्य दृश्य दिखेगा वो ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि श्रव्य मतलब होता है सुनना, दृश्य मतलब देखना। जब सुनेंगे तो एक ज्ञानेंद्रिय आपकी एक्टिव रहेगी, और जब देखेंगे तब भी एक ज्ञानेंद्रिय एक्टिव रहेगी। लेकिन जब देखेंगे और साथ में साथ सुनेंगे भी तो आपकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ क्या होंगी? एक्टिव होंगी। जब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ एक्टिव होंगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे। इसलिए जहाँ पे श्रव्य और दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री दिखे वो ऑप्शन क्या होगा? हमारा सही होगा। जैसे टेलीविज़न, ठीक है, मोबाइल, यूट्यूब, ये सब क्या है? ये ऐसे शिक्षण सहायक सामग्री हैं जिसमें श्रव्य और दृश्य दोनों आती हैं। अब आ जाइए अगले पॉइंट 14। 14 पे हम क्या देख रहे हैं? 14 पे हमारा क्या है कि विविध गतिविधियों से जोड़ना, मतलब जिस ऑप्शन में लगे विभिन्न गतिविधियों के साथ जोड़ना, या जिस ऑप्शन में आपको लगे कि विभिन्न लिखा हो चाहे विविध लिखा हो, दोनों का सेंस एक ही है। विविध मतलब कई तरीके से, विभिन्न मतलब भी क्या होता है? कई तरह से। तो कई तरीके से जोड़ के सिखाना क्या कहलाएगा? मतलब बच्चे को जब आप सिखा रहे हैं तो कई तरीके से जोड़ के आपको सिखाना है, एक ही एग्जाम्पल के साथ नहीं है। कहीं उसके घर परिवार से एग्जाम्पल लीजिए, कहीं उसके परिवार से लीजिए, कहीं उसके पर्यावरण से लीजिए, तो कहीं उसके दोस्त आर से बनाइए, तो कहीं कक्षा से बनाइए, कहीं अध्यापक से रिलेट करके बनाइए। तो आपको कई तरीके से बच्चे को समझाना, वही क्या कहलाएगा? विविध गतिविधियों से जोड़ना। गतिविधियाँ मतलब समझ रहे हैं? कभी खेल के माध्यम से सिखाइए, ठीक है, तो कभी भ्रमण के माध्यम से, कभी कहानी कविता के माध्यम से, कभी सरस्वर वाचन के माध्यम से, सरस्वर वाचन, कहानी, नाटक मंचन, भ्रमण विधि, इन सब कई विधियों के साथ क्या करना है? आपको बच्चे को सिखाना है। वो कब आप सिखा सकते हैं? जब आपको कई से मतलब एक से अधिक शिक्षण विधियों का ज्ञान होगा तब, मतलब कई शिक्षण विधियाँ आपको आ रही हैं तब बच्चे को आप कई तरीके से सिखा सकते हैं। तो विविध तरीके से मतलब कई तरीके से बच्चे को सिखाना ही क्या कहलाएगा? विभिन्न या विविध गतिविधियों से जोड़ना। अब अगला क्या है? प्रेरित करना, ठीक है ना। बच्चे को सीखने के लिए क्या करना है? आपको प्रेरित करना है, और उन्हें वातावरण में खुला छोड़ देना है, क्यों? जिससे वो क्या है? सक्रिय करना। मतलब एक होता है प्रेरित करना, एक होता है सक्रिय करना। प्रेरित मतलब आप बच्चे के अंदर रुचि पैदा करिए, जिससे क्या वो अंदर से प्रेरित हो। जब बच्चे के अंदर आप रुचि पैदा करेंगे तो बच्चे क्या होंगे? अंदर से प्रेरित हो जाएंगे। जब अंदर से प्रेरित हो जाएंगे मतलब उनके अंदर रुचि आ जाएगी तो वह सक्रिय हो जाएंगे। सक्रिय होकर फिर किसी काम को करेंगे। जब सक्रिय होकर आप किसी काम को करते हैं तो क्या होता है भैया? आप उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं तो मतलब करने की कोशिश करते हैं, और करके धीरे धीरे आप सीख जाते हैं, और जब सीख जाते हैं तो एक दिन क्या होते हैं? आप परिपक्व हो जाते हैं। परिपक्व मतलब होता है किसी कार्य को बेहतर तरीके से कर पाना, जिसे हम परिमार्जन भी कह सकते हैं। परिमार्जन मतलब पहले से बेहतर बनाना क्या कहलाता है? परिमार्जन। और जब बहुत बेहतर कर लेंगे आप तो क्या हो जाएगा? परिपक्व हो जाएगा। तो जिसमें प्रेरित करना और सक्रिय करना दिखेगा आपको, वो ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ऊपर हमने बताया प्रोत्साहन करना या बढ़ावा देना, ये क्या होगा? सही। बच्चों को महत्व देना, जिस ऑप्शन में बच्चे का महत्व दिया जाएगा ऑप्शन क्या होगा? सही। प्रयास करना, यही करना, प्रेरित करना, प्रयास करना, करके सीखना, अवसर देना, ठीक है। प्रयोजन कार्य मतलब समझ रहे हैं? प्रयोजन कार्य हम उसे कहेंगे मतलब बच्चे को प्रोजेक्ट दीजिए कि आप जो एक प्रोजेक्ट तैयार करिए, इसमें ये चीज़ें लानी है। तो प्रोजेक्ट में क्या होता है? प्रयोजन कार्य में क्या होता है कि बच्चे जो अपने आसपास की जो जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, चाहे फूल पत्तियाँ होती हैं,
तो अध्यापक कहता है कि आप इसका एक कलेक्शन करिए, कलेक्शन करके सभी पत्तियों के बारे में लिखिए। तो बच्चे क्या करते हैं, अपने आसपास के इन्वायरमेंट जितनी भी सारी पत्तियां दिखती हैं अलग अलग, सबको क्या करते हैं, वो तोड़ के अपने नोटबुक में लगाते हैं और उसके बारे में वो अध्ययन करते हैं। तो जब बच्चे एक एक पत्तियों करके इकट्ठा करेंगे तो सब में क्या करेंगे, अंतर देखेंगे और सबको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि सब में किस किस आधार पे क्या पाई जा रही है, भिन्नता पाई जा रही है। तो उसे कहेंगे प्रयोजन कार्य। आइए अगले पे चलते हैं। चलिए, जिस ऑप्शन में देखिए क्रियाशील वो हमारा सही होगा। खोजने के अवसर, जिस ऑप्शन में लगे बच्चे को अवसर दिया जा रहा है करके सीखने के लिए, वो क्या होगा, सही। बच्चे की सक्रिय भागीदारी या सहभागिता, बच्चे जहाँ पे एक दूसरे का हेल्प करके, एक दूसरे का सहयोग करके सीख रहे हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, सही। जैसे खेल विधि हो गया, ठीक है। तो ये किसके हिसाब से सही है, ये आपका वाइगोस्की के हिसाब से, ठीक है। और ये अन्वेषण वैज्ञानिक दृष्टिकोण पियाजे के हिसाब से। तो जिस ऑप्शन में लगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, करके सीख रहे हैं, खोज रहे हैं, कोई नई चीज़ की उत्पत्ति कर रहे हैं, वो ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही। भले ही रिजल्ट सही आए चाहे ना आए, लेकिन सभी वैज्ञानिक चरण को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, अन्वेषण या वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जैसे मान लीजिए अनुकरण और अवलोकन के माध्यम से हम सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अधिगम और अर्जन कैसे करते हैं, अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से करते हैं। तो मान लीजिए अन्वेषण वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ये हो गया कि वैज्ञानिक चरणों को फॉलो करना, जितने भी वैज्ञानिक चरण हैं उनको फॉलो करना। इसमें आप और भी डाल सकते हैं, अन्वेषण वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसमें रचनात्मक डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, रचनात्मक, रचनात्मक डाल सकते हैं। और इसमें क्या डाल सकते हैं, सृजनात्मक। क्या डाल सकते हैं, सृजनात्मक, ये भी इसमें आप डाल सकते हैं। रचनात्मक और सृजनात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अन्वेषण, इसको आप ये भी कह सकते हैं खोज करना। खोजने का अवसर यहाँ पे हो गया, इसमें आ जाएगा खोज करना। जहाँ पे ऑप्शन दिखेगा वहाँ पे क्या होगा, आपका ये सही होगा। जैसे मान लो कि हम घर पे डेली मम्मी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि खाना कैसे बन रहा है, दाल चावल रोटी, डेली ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप एक दिन मम्मी मान लीजिए कहीं रिलेशन में चली गई, ठीक है, अब घर पे आप अकेले हैं, तो आपको खाना बनाना पड़ेगा। तो जब आप खाना बनाएंगे तो खाना बनाते समय आपने अवलोकन और किया था, अब अनुकरण करेंगे, उनका नकल करेंगे। दाल चावल रोटी सब्जी जो भी है बनाने की आप कोशिश करेंगे। आपने भले ही खिचड़ी, आपने मान लो खिचड़ी बनाया, खिचड़ी आपने बनाया, खिचड़ी भले ही खाने की योग्य नहीं, भले नमक ज़्यादा हो जाए, मसाला ज़्यादा हो जाए, कहीं जल ही गया, तो कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने सारे वैज्ञानिक चरण को पास किया। जो भी जैसे वैज्ञानिक कोई चीज़ बनाता है तो ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में वो सही हो जाए। तो आप भी खिचड़ी बनाया तो एक ही बार में पूरी तरह से अच्छे तरीके से बन जाए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी आप क्या हैं, एक वैज्ञानिक हैं, आपके अंदर अन्वेषण शक्ति है, आपके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आप जो चीज़ बनाएं, जो रचना किए हैं, जो सृजन किए हैं, जो नई चीज़ बनाएं, वो भले खाने योग्य हो या ना हो, लेकिन आपने क्या किया, एक नई चीज़ की उत्पत्ति कर दी, ठीक है। अगला है प्रेम खेल चित्र के माध्यम से समझाना। ये जहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपका सही होगा। बच्चों को कार्य सौंपना, वही बच्चे को कार्य सौंपना, जैसे प्रयोजन काम था, प्रयोजन कार्य, वो बच्चों को सौंपना कि घर से जाओ, अपने आसपास जितनी भी पत्तियाँ दिख रही हैं सब पेड़ की पत्तियाँ इकट्ठा करो, आपके आसपास जितने जानवर हैं उन जानवरों के बारे में लिखो, कौन कौन से जानवर आपके आसपास पाए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों को कार्य सौंपना। अब जहाँ पे आपको मातृभाषा, स्थानीय भाषा, बोलचाल की भाषा, रोजमर्रा की भाषा, या यहाँ पे आ जाए क्या, क्षेत्रीय भाषा। क्या आ जाए, आप लोग लिख लीजिएगा, क्या आ जाए, क्षेत्रीय भाषा। क्या आ जाए, क्षेत्रीय भाषा। जहाँ पे ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे वो क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है। जहाँ पे ये सारे ऑप्शन मिलेंगे वो क्या होंगे, सही होंगे। और आगे देख लेते हैं, आपका 29 हुआ। 30 वाला देखिए क्या है, 30 हमारा है कारणों का पता लगाना। जब आप किसी बच्चे का क्या कर रहे हैं, जब किसी बच्चे को आपने कुछ पढ़ाया, कुछ समझाया, कुछ सिखाया और वो बच्चा उसमें क्या है, सीख नहीं पाया, कुछ चीज़ों को सीख नहीं पाया, जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया, तो उसके कारणों का पता लगाना क्या कहलाता है, निदानात्मक चिंतन या निदानात्मक कहलाता है। तो निदानात्मक का मतलब होता है निदानात्मक का मतलब होता है कारणों का पता लगाना। तो जब किसी बच्चे का मापन या मूल्यांकन हम करते हैं, तो मापन मूल्यांकन हम इसलिए करते हैं ताकि उसके मानसिक स्तर को
हम जान सकें कि मैंने जो कुछ भी बच्चे को सिखाया वो उसमें किस हद तक सीख पाया और कहाँ तक नहीं सीख पाया। तो जो चीज़ें वो बच्चे नहीं सीख पाते हैं उस चीज़ को जानने के लिए हम क्या करते हैं, निदानात्मक का काम करते हैं, कारणों का पता लगाते हैं कि बच्चा क्यों नहीं सीख पाया। जब हम कारणों का पता लगा लेंगे तब अपने शिक्षण विधियों में चेंजेस करके बच्चे को पहले से बेहतर बना सकते हैं। तो हम मापन और मूल्यांकन इसलिए करते हैं ताकि बच्चे को पहले से बेहतर बनाया जा सके। उसी मापन और मूल्यांकन में आपको आएगा कारणों का पता लगाना। तो जिस ऑप्शन में आपको मिलेगा कि कारणों का पता लगाना, तो मतलब समझिएगा वो ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही होगा। अगला है हमारा कि अर्थपूर्ण पढ़ना, भाव और विचारों को समझना। कभी कभी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि मतलब कोई सेंटेंस दिया जा रहा है या कोई कविता कोई कहानी दी जा रही है, तो उसके पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है, मतलब पढ़ने का क्या उद्देश्य है या कहानी विधि से क्या तात्पर्य आप सीखते हैं। मतलब जब ऐसे कुछ क्वेश्चन आए तो उसमें आपको ध्यान देना है कि उसमें अगर लिखा होगा अर्थपूर्ण पढ़ना, भाव और विचारों को समझना, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे तो आपके क्या होंगे, सही। वो ऑप्शन क्या होंगे, आपके सही होंगे अगर ऐसा ऑप्शन आपको मिलता है तब। जैसे हम कर सकते हैं अर्थपूर्ण पढ़ना। अर्थपूर्ण पढ़ने का मतलब ये है कि हम किसी भी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं या किसी वाक्य को भी हम पढ़ रहे हैं, तो मेरा पढ़ने का ध्येय या मेरे पढ़ने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसके पीछे जो अर्थ छिपा हुआ है या जो भाव छिपा हुआ है या जो विचार उसके पीछे के हैं, उन विचारों को समझना ही क्या कहलाएगा, पढ़ना कौशल, वाचन कौशल, वाचन कौशल नहीं, पठन कौशल कह सकते हैं। तो पढ़ने का सेंस ये होता है और सुनने का, सुनना या पढ़ना, ये तभी आपका अच्छा माना जाएगा जब किसी और के विचारों को और भावों को आप सुन के या पढ़ के उसके विचारों और भावों को भली बात समझ जाएं, तो क्या कहलाएगा, पठन कौशल कहलाएगा और श्रवण कौशल कहलाएगा। तो आपका पढ़ने का मेन उद्देश्य होता है कि उसमें अगर आपको ऑप्शन मिले अर्थपूर्ण पढ़ना, भाव और विचारों को समझना, अगर मिलेगा तो ऑप्शन आपको होगा हमारा सही होगा। अगला है सरल तार्किक, अधिगम स्पष्ट, क्रमबद्धता। ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे मैथ में, ठीक है। किस में मिलेंगे, मैथ में। जिस ऑप्शन में लिखे सरल, तार्किक, अधिगम स्पष्ट, क्रमबद्धता, वो क्या होंगे, सही होंगे। अगर किसी बच्चे के सामने आप कोई समस्या दे रहे हैं तो क्या होनी चाहिए, एकदम एक क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए, जिससे क्या है बच्चे आसानीपूर्वक समझ पाए उसके क्वेश्चन को। जब तक वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे तब तक वो क्या है, उसके प्रति वो चिंतन नहीं करेंगे। जब चिंतन नहीं करेंगे तो उनका मानसिक विकास या उनका बौद्धिक विकास नहीं होगा, ठीक है। तो मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए चिंतन करना अति आवश्यक है। बिना चिंतन के आपका क्या है, मस्तिष्क का विकास नहीं हो सकता है। और चिंतन आप तभी करेंगे जब कोई चीज़ आपके पूर्व ज्ञान से जुड़ी होगी, ठीक है। आपके पूर्व ज्ञान का मतलब आपके घर परिवार की जो स्थिति है आपका जो है वहाँ से जुड़ी होनी चाहिए। आगे बढ़िए। अगला है जिस ऑप्शन दिखे समझ, तर्क, वितर्क, तार्किक चिंतन, ये सब जिस ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे क्या होगा, सही होगा। आपको अभी ने बताया ना, तार्किक चिंतन का विकास। तार्किक चिंतन जब आप करेंगे, जब आप चिंतन करते हैं तभी भैया नई नई चीज़ों का रचनात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण सृजित करना, रचना करना, इन सब चीज़ों का विकास होता है। और जब इन सब चीज़ों का विकास होता है तो बच्चे की मानसिक क्षमता क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये कह सकते हैं उसका मानसिक विकास और अच्छा हो जाता है। अगला है विस्तार पर ध्यान देना। जिस ऑप्शन में लगे कि नहीं पूरा विस्तार पूर्वक अच्छे से एक एक पॉइंट को हूबहू मतलब अच्छी तरह समझाया जा रहा है, वो ऑप्शन क्या होंगे, आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा का मतलब ये होता है जब बच्चे किसी काम को करने के लिए अंदर से। आंतरिक प्रेरणा क्या होता है, आंतरिक प्रेरणा हम किसे कहते हैं, देखिए प्रेरणा दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा का मतलब ये होता है जब किसी काम को करने के लिए आप अंदर से तत्पर हो, ठीक है ना। जब किसी काम को, प्रेरणा मतलब होता है प्रेरणा मतलब होता है तत्पर होना, क्या होना, तत्पर होना। और प्रेरणा आंतरिक मतलब अंदर से, किसी काम को करने के लिए अगर अंदर से आप तत्पर हो, अंदर से आप आंतरिक रूप से आपकी इच्छा हो रही है, आप अंदर से तैयार हो किसी काम को करने के लिए, तो उस काम को आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाओगे। और एक होता है बाह्य प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा का मतलब ये होता है कि आपको किसी काम को करने के लिए बाहर से फोर्स किया जाता है। क्या किया जाता है, आपको किसी काम को करने के लिए बाहर से फोर्स किया जाएगा तो बाह्य प्रेरणा कराएगा। और जब कोई बाह्य प्रेरणा से कोई काम करवाया जाता है भैया, तो वो क्या है, आप जब तक सामने वाला रहेगा तब तक तो काम करेंगे। जैसे ही वो आपके आंखों से ओझल होगा, जैसे वो आपसे दूर होगा, आप क्या करेंगे, आपके कार्य करने का क्षमता, जो आपको जो कार्य करने की जो कैपेसिटी है, चाहे क्षमता कह लीजिए, चाहे जो कार्य करने की जो स्पीड है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो होता है बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा का मतलब ये होता है कि कोई आपको कहेगा ही नहीं, कोई ना आपको पढ़ने के लिए कहेगा, कोई ना आपको घूमने के लिए कहेगा। किसी काम के लिए जब हम क्या है, अंदर से तत्पर हों और उस काम को बिना किसी के कहे, बिना किसी के बोले उस काम को क्या है,
हम कंटिन्यू करते रहते हैं, तत्पर लगन से करते रहते हैं, तत्परता से लगन के साथ करते रहते हैं, तो क्या कहलाता है? आंतरिक प्रेरणा। ये जहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गतिविधि आधारित अधिगम। गतिविधि आधारित अधिगम का सेंस ये है कि जब बच्चे को आप गतिविधियों के साथ जोड़ के, जब बच्चे को आप किसी गतिविधि के साथ जोड़ के समझाएंगे, सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, तो क्या होता है? उनके द्वारा सीखा हुआ ज्ञान वो लंबे समय तक उनके मन मस्तिष्क में क्या होता है? अस्थायी होता है। तो इसलिए बच्चों को क्या है? करके सीखने पे जोर देना चाहिए। और उनको कोई भी चीज़ अगर आप सिखा रहे हैं, वो अच्छे से अगर समझ नहीं पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं, तो उनको जैसे मान लीजिए कोई कहानी है या कोई स्टोरी है, कोई कहानी है, मान लीजिए कहानी को क्या कर रहे हैं, आपका बच्चे को सुना रहे हैं और बच्चे उस कहानी को अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करिए? उनकी गतिविधियों में उस कहानी को उतारिए। जैसे नाटक मंचन करवाइए, उनको रोल करवाइए उसमें से। तो उससे क्या होगा कि जो नाटक मंचन के थ्रू, नाटक मंचन में जिसको जो रोल मिलेगा, तो कम से कम उस रोल के भाव और विचारों को समझ लेगा। और तो उसमें समझ लिए कि वो जो उसके द्वारा जो सीखेगा वो उसके लिए लंबे समय तक के लिए अस्थायी हो जाएगा उसके मन मस्तिष्क में। जैसे आप कभी अपने स्कूल और विद्यालय में, आप अपने क्या है, कभी स्कूल में या कहीं कोई फंक्शन में, शादी ब्याह कोई भी हो, जहाँ पे अगर कोई काम अगर जैसे आपको डांस करना है, चाहे आपको नाटक मंचन करना है या किसी के ऊपर भाषण देना है, आज से आप 10 साल पहले भी किए होंगे, तो वो आपको चीज़ें याद होंगी, क्योंकि वो आप करके सीखे हैं। तो करके सीखने पे एनसीएफ हमेशा क्या करता है? जोर देता है। जहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वो क्या होगा? सही होगा। प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा जहाँ मिलेगा भैया वो क्या होगा? सही होगा आपका। प्रगतिशील शिक्षा कहीं भी अगर आपको ऑप्शन मिले तो क्या होगा? प्रगतिशील मतलब कि लगातार अब बच्चे को आगे बढ़ाने का। प्रगतिशील मतलब प्रगति करना, प्रोग्रेस करना, बढ़ावा देना, ठीक है? तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। त्रुटि एवं प्रयास। त्रुटि और प्रयास जानते हैं, ठंडाई की बात की जा रही है, लेकिन कहीं भी अगर आपको ऑप्शन में मिले त्रुटि और प्रयास, तो क्या होगा? आपका सही होगा। क्योंकि अधिगम क्या है? गलतियाँ करना स्वाभाविक है। अगर आप अधिगम कर रहे हैं, तो गलतियाँ करना क्या होता है? स्वाभाविक होता है। तो गलतियाँ जो है अधिगम का हिस्सा है, इसलिए इसको क्या है? सकारात्मक वेव में लेके जाना है आपको, पॉजिटिव वेव में लेके जाना है कि अगर कोई बालक कुछ काम कर रहा है, उससे गलतियाँ हो रही हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं वो क्या है? कुछ ना कुछ नई चीज़ों सीखने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपने बच्चे से पानी मांगा गिलास का, तो बच्चा पानी गिलास खिला के दिया और गिलास अचानक से टूट गया रास्ते में लाते लाते, तो आपको बच्चे को डांटना नहीं है, अगली बार फिर से उसे पानी मंगवाइए। तो क्या है कि वो कोशिश करेगा कि अगली बार गिलास न टूटे। तो उसके लिए वो जो त्रुटि की होगी, जो उससे गलती हुई होगी जिसकी वजह से कांच गिलास टूट गया, वो अगली बार गलती न करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए त्रुटि एवं प्रयास जिस ऑप्शन में आपको मिलेगा वो क्या होगा? आपका सही होगा। आइए निदान एवं उपचार। निदान एवं उपचार, ये निदानात्मक और उपचारात्मक। अभी ऊपर हम पढ़े कारणों का पता लगाना। जो ये कारणों का पता लगाना, इसी का मतलब होता है निदानात्मक या निदान करना। उपचार में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है निर्देशन और एक होता है परामर्शन। एक होता है निर्देशन, एक होता है परामर्शन। जब कोई समस्या बच्चे के सामने दी जाती है, जब किसी बच्चे के सामने कोई समस्या दी जाती है, और समस्या को समस्या हम तभी मानेंगे जब उसके वो क्या हो? पूर्व ज्ञान से जुड़ा हो। जब बच्चे के पूर्व ज्ञान से जुड़ी कोई समस्या दी जाती है, उसके बाद भी बच्चा उस कार्य को नहीं कर पाता है, तो उसके पीछे रीज़न का पता करना, कारण का पता लगाना, क्या कहलाता है? निदानात्मक या निदान करना। तो हम कारणों का पता लगाते हैं कि बच्चे का मानसिक क्षमता कमज़ोर है, कि शारीरिक रूप से कमज़ोर है, कि आनुवंशिकी लक्षण कुछ प्रॉब्लम है, आनुवंशिकी का क्या, वातावरण का क्या, ऐसे सारे इफेक्ट को हम देखते हैं। या तो मानसिक क्षमता कमज़ोर होगी, या तो उसको बेहतरीन वातावरण नहीं मिल पा रहा होगा, ठीक है, या तो किसी दुर्घटना की वजह से उसका मानसिक क्षमता कमज़ोर हो गया हो, चोटिल हो गया हो, तो और या तो पर्यावरण नहीं मिल पा रहा है, या तो वंशानुक्रम उसके माता पिता द्वारा जो जीन मिले वो भी सही ना हो। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना क्या कहलाएगा? निदानात्मक चिंतन या निदानात्मक कारणों का पता लगाना। एवं उपचार का मतलब होता है, और उपचारात्मक मतलब ये होता है कि जब आप किसी जो रीज़न पता आप कर लेंगे कि उसकी मानसिक क्षमता या बौद्धिक क्षमता या फिर शारीरिक रूप से या फिर पोषण आहार, संतुलित आहार, मतलब रीज़न आप पता कर लिए। रीज़न को पता करने के बाद आप क्या करेंगे? उसका उपचार करेंगे कि बच्चे को अब हम किस तरीके से सिखाएं कि बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए। कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं सीखना ही नहीं चाहते हैं, तो कभी कभी यहाँ पे हो सकता है अध्यापक का व्यवहार भी हो सकता है, या तो बच्चे का मानसिक निरूपण, मतलब ये कर सकते हैं कि बच्चे की मानसिकता जो है वो है कि वो सीखना ही नहीं चाहता, तो ये भी हो सकता है। या तो बच्चे की रुचि नहीं बन पा रही है, ये भी हो सकता है। सीखने के कई सारे रीज़न हैं। आप उस रीज़न को पता लगाएंगे तो उसे कहेंगे निदानात्मक, और रीज़न का पता लगा के उसका क्या करेंगे? उपचार। तो क्या कहलाएगा?
उपचारात्मक। ठीक है, उपचारात्मक हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक का है आपको निर्देश देना पड़ेगा और दूसरा क्या है परामर्शन। एक क्या है, एक निर्देश देना पड़ेगा, दूसरा परामर्शन। निर्देश में क्या होता है भैया कि निर्देश में आप बस बच्चे को रास्ता दिखाएंगे। आप निर्देश से ये समझ सकते हैं, लेवाइगोस्की को ले लीजिए। लेवाइगोस्की क्या कहते हैं कि एक शुरुआत में मदद देना है और क्या करना है, एक बीच में मदद देना है। लेवाइगोस्की क्या कहते हैं, एक शुरुआत में मदद देना है, एक बीच में मदद देना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको चीज़ें देखने के लिए दिख रही होंगी इसमें कि निर्देश मतलब बच्चे को क्या करना है, रास्ता दिखाना है कि पहले भैया मल्टीप्लाई कर लो, फिर ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, फला फला कर लो, इसके बाद आंसर आपका मिल जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, निर्देश। और उपचार और ये परामर्श क्या कहलाएगा कि बच्चा जो है कि सब कुछ बताने के बाद भी वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। बताने के बाद भी बच्चा जो है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेंगे, उसके साथ आप बैठ के अच्छे तरीके से उसके साथ बैठ के क्वेश्चन को लास्ट तक आप क्या करेंगे, हल करवाएंगे। तो उसे कहेंगे हम परामर्श। ठीक है, इसे कहेंगे निर्देश और इसे कहेंगे परामर्श। जिस ऑप्शन में आपको निदानात्मक और उपचारात्मक दिख जाए या समस्या समाधान, इसका दूसरा नाम हो सकता है समस्या समाधान। कहीं आपको अगर ऑप्शन में सब मिल जाए तो समझिएगा ये सब सारे ऑप्शन क्या होंगे, आपके सही होंगे। अब एक होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम का मतलब ये होता है कि वंशानुक्रम और एवं वातावरण जहाँ पे मिलेगा। जैसे वंशानुक्रम का मतलब ये होता है कोई बच्चे की वंशानुक्रम, जैसे जिसके माता पिता बहुत अच्छे हैं, मतलब पढ़ने में अच्छे हैं या फिर उनका मस्तिष्क या मानसिक विकास या बौद्धिक विकास अच्छे लेवल पे है, तो उनके बच्चे में भी वो गुण पाए जाएंगे। हमने बताया हमने वंशानुक्रम में क्या बताया था आपको कि वंशानुक्रम हम उसे कहते हैं जो माँ बाप के द्वारा जो गुण बच्चे के अंदर जाते हैं। और बच्चे के अंदर गुण कैसे जाते हैं, जीन के माध्यम से। कैसे आते हैं, जीन के माध्यम से। और जीन कहाँ पाया जाता है आपका, क्रोमोजोन में। जीन कहाँ पाया जाता है, क्रोमोजोन में। जब अच्छी किस्म की बीज होगी और अच्छा वातावरण होगा तो समझिए वहाँ पे फसल भी क्या होगी, अच्छी होगी। और कितना ही अच्छा बीज क्यों ना हो, अगर उसे रेगिस्तान में आप बो देंगे तो वहाँ पे क्या है फल आपको नहीं मिलेगा। बीज थोड़ा सा कम भी रहे, नॉर्मल भी रहे, तो अगर बेहतर इन्वायरमेंट मिले तो कुछ उसमें हो सकता है। लेकिन इन्वायरमेंट अगर नहीं हो तो क्या है, वहाँ पे वंशानुक्रम कितना भी अच्छा हो उसका इफेक्ट आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो जिस ऑप्शन में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों एक साथ मिले वो समझिए वो क्या होगा, सही होगा। अगला है व्यक्ति विभिन्नता। जिस ऑप्शन में व्यक्ति विभिन्नता का सम्मान किया जाएगा वो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। व्यक्ति विभिन्नता का मतलब होता है कि दो लोगों में भिन्नता, किसी न किसी आधार पे दो लोगों में जो भिन्नता पाई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिक विभिन्नता। जाति, धर्म, लिंग, आयु, समाज, संस्कृति, समुदाय, ठीक है, इन सब के आधार पे, चाहे सोचने के आधार पे, चाहे शारीरिक आधार पे, किसी न किसी एक पक्ष या किसी न किसी एक आधार पे जब दो लोगों में पाई जाएगी भिन्नता तो उसे कहेंगे व्यक्तिक विभिन्नता। तो जिस ऑप्शन में व्यक्तिक विभिन्नता का सम्मान किया जाएगा वो ऑप्शन क्या होगा, आपका सही होगा। व्यक्तिक विभिन्नता को पढ़ाने के लिए आप अगर अध्यापक हैं तो आपको अधिक से अधिक शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप क्या है, क्योंकि सारे बच्चे को एक ही क्वेश्चन के साथ आप क्या है संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए अलग अलग एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। क्योंकि व्यक्ति विभिन्नता पाई जा रही है तो सबके अंदर सोचने समझने तर्क वितर्क करने की क्षमता अलग अलग होगी, तो सबका मानसिक स्तर भी अलग होगा। तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि नहीं किस बच्चे को किस हिसाब से हम सिखाएं या किस बच्चे को किस हिसाब से हम बताएं, ताकि सारे क्लास को हम क्या समावेशी के अंतर्गत ला सकें। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला हमारा है वंशानुक्रम वातावरण। यहाँ तक बात हो गई थी, व्यक्ति विभिन्नता की बात हो गई थी। ठीक है, वैयक्तिक भिन्नता, ये व्यक्ति विभिन्नता के लिए चाहे व्यक्ति विभिन्नता दो बार हो गया है, कोई बात नहीं, इस पर फोकस मत करिएगा। देखिए, जिस ऑप्शन में आपको मिले रचनात्मक, सृजनात्मक सोच विकसित करना या अपसारी चिंतन या विश्लेषण की क्षमता मिलेगा, और ऑप्शन क्या होगा, आपका सही होगा। रचनात्मक मतलब ये होता है नई चीज़ों का निर्माण करना। रचनात्मक मतलब नई चीज़ों का निर्माण करना। रचनात्मक, सृजनात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये कहीं भी जिस ऑप्शन में भी आपको मिले समझिएगा ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। सबका सेंस एक ही होता है, रचनात्मक, सृजनात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इन सब का मतलब एक ही होता है कि मतलब नई चीज़ों की उत्पत्ति करना या नई चीज़ को बनाना। ठीक है, वो भले काम में आने लायक हो या ना हो, लेकिन फिर भी क्या कहलाएगा, वो रचनात्मक और सृजनात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपने बनाया चावल, चाहे सब्जी, चाहे रोटी, कुछ भी बनाया, भले ही आपकी सब्जी खाने योग्य नहीं है, लेकिन आपने सारे वैज्ञानिक चरणों को पास करते हुए सब्जी को बनाया है कि कब तेल डालना है, कब मसाला डालना है, कब क्या क्या डालना है, आलू सब्जी फला डेगाना सब कुछ, तो आपने सब्जी बनाया। सब्जी भले खाने योग्य नहीं, लेकिन कुछ तो नई चीज़ बनी। तो नई चीज़ों का निर्माण करना
या सृजन करना या नई चीज़ बनाना क्या कहलाता है? रचनात्मक, सृजनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब सारी चिंतन मतलब ये होता है कि आप किसी एक वस्तु, किसी एक विषय वस्तु या किसी पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि किसी एक वस्तु के बारे में आप कई तरह से सोच पाना या कई तरह से उसका आंसर दे पाना, वो क्या कहलाएगा? अपसारी। क्या कहलाएगा? अपसारी। अपसारी को आप कह सकते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न। क्या कह सकते हैं? मुक्त अंत वाले प्रश्न। ठीक है, क्या कह सकते हैं? मुक्त अंत वाले प्रश्न। जहाँ पे मुक्त अंत वाला मिल जाए, अपसारी चिंतन मिल जाए, वो ऑप्शन क्या होगा? सही। मुक्त अंत वाले प्रश्न और अपसारी चिंतन का मतलब ये होता है कि आपके विचारों को जिसमें महत्व दिया जाएगा। ठीक है, आपसे हमने पूछ दिया कि आप अपने मम्मी के बारे में बताइए या अपने पापा के बारे में बताइए, तो आप बहुत कुछ बता जाएंगे, तो वो कहलाएगा अपसारी चिंतन और मुक्त अंत वाले प्रश्न कहलाएंगे। अगर आपसे पूछ दिया गया कि आप अपने पापा का नाम बताइए, अपने मम्मी का नाम बताइए, तो उसे आप केवल एक शब्दों में दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी विषय वस्तु के बारे में हम अनेकों शब्दों में उसका आंसर दे सकते हैं, तो वो कहलाएगा अपसारी चिंतन। अगर एक शब्द में देंगे तो क्या कहलाएगा? अभिसारी चिंतन या बंद अंत वाले प्रश्न। तो बंद अंत वाले प्रश्न आपके हमेशा गलत होंगे। ठीक है, मुक्त अंत वाले प्रश्न आपके हमेशा सही होंगे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आगे आ जाइए, विश्लेषण क्षमता। विश्लेषण क्षमता का मतलब क्या होता है? विश्लेषण क्षमता मतलब होता है कि किसी विषय वस्तु के बारे में या किसी वस्तु के बारे में टुकड़ों में तोड़ के जानकारी एकत्रित कर, टुकड़ों में तोड़ के समझना या जानना, वो क्या कहलाएगा? विश्लेषण क्षमता। जब आप किसी चीज़ को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के समझेंगे, हर पार्ट के बारे में जानेंगे, हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में जानेंगे, तब आपके अंदर एक मानसिक क्षमता ऐसी, मतलब आपके अंदर ऐसी शक्ति आएगी, ये कह सकते हैं कि आप उस विषय या उस वस्तु के बारे में अपसारी चिंतन कर सकते हैं। मतलब कई तरीके से उसका जवाब आप दे सकते हैं। विश्लेषण से आपका रचनात्मक, सृजनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है। अपसारी से भी रचनात्मक, सृजनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है। तो इन सारे ऑप्शनों को आप ध्यान में रखिएगा। ये सब हमारे क्या हैं? पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। आइए अब आपको लेके चलते हैं नेगेटिव की तरफ। किस पे आपको ध्यान देना है? कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे तो आपके क्या होंगे? गलत होंगे। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपके ऑप्शन में तो बहुत पुरानी चीज़ हो गई है, ठीक है, कुछ मैं नई चीज़ बताऊंगा, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आपके ऑप्शन में कहीं केवल दिख जाए या ही दिख जाए या मात्र दिख जाए या किसी ऑप्शन में आपको ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है, बच्चे के ऊपर फोर्स किया जा रहा है या प्रताड़ित किया जा रहा है, तो परेशान किया जा रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा? हमारा गलत होगा। रटने पे एनसीएफ क्या करता है? मना करता है। आपको रटन प्रणाली से क्या करना है? मुक्त करना है। याद करना या रटना बात एक ही है। कंठस्थ करना बात वही है। दंड देना, सजा देना, ठीक है, ये दोनों क्या है? एक ही ऑप्शन है। दंड देना या सजा देना क्या है? अगर किसी ऑप्शन में आपको ये सारे वर्ड मिलते हैं तो समझिए वो सब क्या होंगे? सारे सब गलत होंगे। आप क्या एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपको बच्चे को क्या? समस्यात्मक बालक नहीं बोलना है। क्या? समस्यात्मक बालक आपको नहीं बोलना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, आप क्या करना है? समस्यात्मक बालक नहीं बोलना है। बच्चे क्या है? समस्यात्मक नहीं होते हैं। बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता होती है नॉम चॉम्स्की के अनुसार। ठीक है, बच्चे के अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है जीन पियाजे के अनुसार। अब बच्चे एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, सामाजिक ज्ञान उनको होने लगता है धीरे धीरे लेवाइगोस्की के अनुसार। तो बच्चे को जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में गड़बड़ी है, ना कि बच्चे में गड़बड़ी। तो कभी भी किसी बच्चे को आप समस्यात्मक बालक नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है जिस ऑप्शन में बच्चों को परेशान किया जा रहा है, हतोत्साहित, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, और बच्चे कभी खाली प्लेट या कोरी पटिया नहीं होते हैं। लैंगिक असमानता, बच्चे के विचार, मातृभाषा, स्थानिक भाषा, बोलचाल की भाषा को महत्व न देना। ठीक है, निष्क्रिय छात्र बोलना, उच्च ग्रेडिंग शिक्षा, बच्चे के अंदर क्या अगर भेदभाव आप कर रहे हैं, ठीक है, दबाव दे रहे हैं या व्याख्या कर रहे हैं या कठोर अनुशासन लगा रहे हैं, भय युक्त वातावरण, मतलब जहाँ पे डरा के बच्चों को रखा जा रहा है, वो सारे ऑप्शन मिलेंगे तो क्या होंगे? आपके गलत होंगे। व्याकरण, छोटे बच्चों में आपको क्या है? व्याकरण नहीं सिखाना भैया, आपको बस क्या है? व्यवहारिक ज्ञान बच्चे को देना है, ना कि व्याकरण सिखाना। सिर्फ पेन पेपर या संख्यानात्मक या कठोर मानकीकरण या मानकीकृत या एकीकरण क्या दे दे? या एकीकृत क्या दे दे? या एकीकृत दे दे, तो ये सारे ऑप्शन क्या होंगे? हमारे गलत होंगे। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको जहाँ दिखे तो समझ लीजिएगा क्या होगा भैया? ये सारे ऑप्शन क्या होंगे? आपके गलत होंगे। यहाँ से हिंदी पेडागोजी स्टार्ट होती है, इसको हम कल ले लेंगे। और इसमें एक चीज़ और डाल लीजिए,
अगर आपको कहीं मिले प्रतिस्पर्धा, क्या मिले, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, कहीं पे अगर आपको ऑप्शन मिले प्रतिस्पर्धा तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है दो लोगों में तुलना करना, दो लोगों में तुलना करना। अगर भैया आप दो लोगों में तुलना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर आप दो लोगों में तुलना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समावेशी क्या है, कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, समावेशी का उल्लंघन कर रहे हैं। और समावेशी का उल्लंघन करने का सेंस ये है कि आप एनसीएफ का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए प्रतिस्पर्धा वाले ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे, इस बात को याद रखिए। और बहुत नेगेटिव वर्ड हैं, लेकिन आपका इतने से काम चल जाएगा। और बाकी कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको सुनते सुनते पता चल जाएगा कि नहीं इसमें क्या होना चाहिए। तो आपके सामने अगर ये सारे नेगेटिव वर्ड किसी भी ऑप्शन में दिख जाएं तो क्या होंगे भैया, ये सारे क्या होंगे, आपके गलत होंगे। इस बात को आपको मान के चलना है। नहीं विश्वास है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिए, हमने पीछे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखा है पहले से। और इसके अलावा हमने जितने पॉजिटिव टैग वर्ड दिए हैं उस पर भी क्या आप फोकस करिएगा। उससे क्या होगा कि लगभग नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड से आपका लगभग बहुत सारा काम आपका निकल जाएगा। और आगे हम फिर देखते हैं, जैसे समय मिलता है, तो समय का अभाव इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन बीच बीच में आपको वीडियो मिलता रहेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड हो गया, यहाँ से आप शिक्षण को क्या है आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमने क्या है लगभग 40 वीडियो केवल क्या है पेडागोजी के नाम पे बना हुआ है, वो भी थ्योरी, जिसमें एनसीएफ है, क्या है एनसीएफ, एनईपी, आरटीई, ये सारे कुछ क्या है आपके हैं उसमें, जिसमें क्या है आप उसमें जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। एनसीएफ, ठीक है, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, ठीक है, और आरटीई कितना 2009। इसके बाद हिंदी पेडागोजी, हिंदी पूरी कंप्लीट पेडागोजी पहले भी पढ़ा चुके हैं हम, फिर अभी समय मिलेगा तो आगे भी पढ़ा देंगे। हिंदी के बाद आपका गणित, ये सारा कुछ 40 वीडियो में कंप्लीट है। गणित के बाद पर्यावरण, ठीक है, आप पर्यावरण के बाद आपका क्या है सीडीपी मनोविज्ञान, क्या है मनोविज्ञान। ये सारा आपको एक ही जगह प्लेलिस्ट में इतने सारा सब कुछ 40 वीडियो में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। आप एक ही जगह पे जाके क्या है इन सभी पेडागोजी को आसानी से पढ़ सकते हैं। और नेगेटिव पॉजिटिव आपको मिल ही गया है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए भैया तो लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि उससे हमें एक मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे वीडियो को उतना मैं जल्दी जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने इतना सारा वीडियो बनाया तो मुझे लगता है समझ में नहीं आ रहा होगा चीज़ों को, मतलब, तो इसलिए मैं थोड़ा सा निष्क्रिय हो जाता हूँ, इसलिए बना नहीं पाता हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ठीक है, अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे तो मैं क्या है वीडियो लगातार बनाना अभी से स्टार्ट करूँगा। तो अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, आपका काम हो जाएगा अभी भी। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो बस क्या है फिर से मैं हिंदी पेडागोजी और ये सारी पेडागोजी में फिर से पढ़ा दूंगा आपको, जिसमें आपको अच्छी तरह पता है कि आपके पेडागोजी में कम से कम 80 नंबर आना है। पेडागोजी कम से कम 80 नंबर की आनी ही आनी है, ठीक है। 80 में अगर मैं पेडागोजी जो पढ़ाऊँ अगर अच्छे से उसको देख लेंगे तो आपका कम से कम नहीं तो 60 से 65 नंबर का काम आपका हो जाएगा। 60 से 65 नंबर काम आपका हो जाएगा अगर पेडागोजी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर 60 नंबर यहीं से मिल गया तो भैया ज़्यादा नंबर आपको चाहिए नहीं। अगर अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो 60 से 65 क्या आपका 80 नंबर में 70 नंबर भी आ सकता है। लेकिन कब, अगर नॉर्मली भी अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, बस केवल वीडियो देख लेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भैया धन्यवाद।